स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 की स्पेशल हिंदी। ठीक है, आपको ऐसे हिंदी के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो हर बार आता है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ लेना है। यानी कि अभी आपको पहले समझना है, क्योंकि आप यदि हिंदी को देखिए, रटिए मत, क्योंकि रटने से क्या हो जाएगा, आप जाकर लिख नहीं पाएंगे। समझिए तो अपनी भाषा में हिंदी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए पहले जो है, चलिए यहाँ से देखते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। देखिए तो इसको आप पहले समझिए, क्योंकि आप यदि समझते हैं तो जाकर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। गोपियों के अनुसार क्या होना चाहिए, राजा का धर्म उसकी प्रजा का क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। ठीक है, पहले तो गोपियों के अनुसार यह होना चाहिए कि जितने भी प्रजा है, जितने भी वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उसकी क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। तब नीति राजधर्म का पालन करना है, जो उसके राजधर्म है वो भी क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। एक राजा तभी अच्छा कहलाएगा जब वो अनीति का साथ नहीं देकर नीति के साथ दे। यानी कि जब वह एक राजा हम लोग तभी अच्छा मानेंगे जब वह अनीति का, बुरे कर्मों का ना साथ देकर अच्छे कर्मों का साथ दे, तभी हम लोग उसे क्या कहेंगे, यह राजा का धर्म। यानी कि गोपियों के अनुसार यह राजा का धर्म था। ठीक है, समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है, क्या सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते। यह जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपके वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे समझ लीजिए। ठीक है, एक बार से नहीं होता है तो 2 बार देख लीजिए, आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं। चलिए देखिए, सेनानी मतलब वो सेना में नहीं था, लेकिन चश्मे वाले के लोग क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे। देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए मानते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कट कर भरी हुई थी। मतलब उसके अंदर जो देशभक्ति के लिए प्रेम था, वो उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों को भरपूर सम्मान करता था। यानी कि जो आज़ादी के लिए हमारे लिए लड़े हैं, उसका बहुत ही वो क्या करते थे, सम्मान करते थे। यानी कि जिसके कारण से लोग क्या, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे। यानी कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है, फादर बुल्के को यज्ञ पवित्र आग की तरह खाने, ठीक है, सॉरी, कहने का क्या आशय। ठीक है, कहने का क्या आशय यहाँ पर होगा, खाने का नहीं, कहने का, यह मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कहने का होगा। ठीक है, कहने का क्या आशय, यानी कि फादर बुल्के को यज्ञ पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए कहते हैं ना लोग, घर में यज्ञ करो कि आग जलाओगे तो शुद्ध हो जाएगा, यानी कि उसको पवित्र मानते हैं ना यज्ञ आग को। तो फादर बुल्के को भी क्या लोग मानते हैं कि यज्ञ आग की तरह है। ठीक है, तो क्यों मानते हैं, चलिए जानते हैं। यज्ञ पवित्र आग की तरह कहने का आशय, फादर बुल्के का जीवन बहुत ही पवित्र था। क्या था, बहुत ही साफ सुथरा था। वे काम, क्रोध आदि वासनाओं से सर्वथा दूर रहे। जितने भी इंसान की वासनाएं होती है वो क्या हुए, उससे दूर रहे। ठीक है, जितने भी इच्छाएं होती है उससे क्या, काम क्रोध की इच्छाओं से क्या रहे, वो दूर रहे। उनके हृदय में मानव प्रेम और करुणा का वास था। सबके लिए क्या था, उसके हृदय में, मतलब उसके दिल में प्रेम और करुणा का वास था, यानी कि अंदर था। उनके जीवन एक तपस्वी के था। जो तपस्या करता है उसे क्या कहते, तपस्वी। तो यानी कि उनका जीवन क्या था, तपस्वी का था। लेखक उनकी याद में श्रद्धांत है, यानी कि उस लेखक उनकी याद में क्या है, आदरणीय है, आदर है। ठीक है, श्रद्धांत मतलब श्रद्धानंद। ठीक है, श्रद्धानंद है, यानी कि इसका मतलब हो गया आदर है। ठीक है, श्रद्धानंद मतलब हो गया आदर है। लेखक उनकी याद में क्या है, आदर है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, जैक 2010 में आया था, 14 में आया था, 15 में आया था, 16 में आया था, 18 में आया था, 20 में आया था, और देखिए सेट 4 का जो 22 नंबर है यह उससे आया था। यह 2022 में भी आया था। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां वाला, आपको हर हाल में करना है। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको समझना है और साथ ही साथ आपको इसको याद भी कर लेना है। देखिए आंसर यहाँ से है। ठीक है, आंसर क्या है, सेनाही मुख्यतः मंगल ध्वनि अवसरों पर ही बाजा जाता है। मंगल ध्वनि मतलब जो शुभ अवसर पर क्या होते हैं, सेनाही को बाजा जाता है। कहा जाता है कि यह मंगल ध्वनि पैदा करने वाला वाद्य यंत्र है। कैसा यंत्र है, एक वाद्य यंत्र है, मतलब बजाने वाला यंत्र है। ठीक है,
खां साहब यानी कि बिस्मिल्लाह खां साहब, इसी के द्वारा मंगल ध्वनि बजाते थे। यानी कि बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई के द्वारा अपनी मंगल ध्वनि बजाते थे। शहनाई वादक के रूप में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि वो शहनाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यही कारण है कि उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। यानी कि जो शहनाई होती है वो क्या जो शुभ अवसर पर बजाने वाला एक यंत्र है। ठीक है, और जो शहनाई से धुन निकलती है वो बहुत ही मंगल होती है। ठीक है, इसीलिए शहनाई की जो बजाने वाला है कौन, बिस्मिल्लाह खां, ये क्या है, शहनाई का क्या कहते हैं, उसका नायक कहते हैं। ठीक है, शहनाई बजाने वाला को क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह खां को नायक कहते हैं, क्योंकि वो मंगल ध्वनि उत्पन्न होता है शहनाई से। तो यानी कि समझ गए होंगे। ठीक है, कवि के अनुसार फसल क्या है, देखिए आपको बताना कि कवि के अनुसार फसल क्या है। देखिए कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप और हवा मानव श्रम से बनी वस्तुएं। ठीक है, यानी कि फसल जो है मिट्टी, धूप और हवा मानव श्रम से क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही उसको उपजा जा रहा है ना। इसमें सभी नदियों का पानी का अंश मिला रहता है, यानी कि जितने भी नदियों का है इसमें सभी नदियों का क्या बोल रहा है कि इसमें मिला हुआ रहता है। मतलब पानी कहाँ जाता है, जड़ में, जड़ से फसलों में जाता है, यानी कि पौधों में जाता है। तो इसमें क्या है, नदियों का पानी का अंश है। इस सभी प्रकार के मिट्टियों का गुणधर्म है, मिट्टी के अंदर सभी प्रकार के जितने भी गुणधर्म है उसके फसल के अंदर है। सूर्य और वायु का प्रकाश भी उसमें समाहित है, यानी कि सूर्य के और वायु भी क्या है उसमें समाहित है या मिश्रित है। इन सभी के अलावा किसानों और मजदूरों का श्रम भी उसमें समाहित है। ठीक है, देखिए इसको और एक क्वेश्चन आता है गरिमा और महिमा वाला। ठीक है, गरिमा और फसलों का गरिमा और महिमा क्यों कहा गया, ये जो गरिमा महिमा वाला है उसको भी इसी को लिखिएगा ना तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फसलों को गरिमा और महिमा क्यों कहा गया। ठीक है, किसानों का वो वाला कर लीजिएगा, इसी का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए पान वाला का रेखा चित्र पोषो कीजिए। पान वाला कैसा था, आप लोग जानते ही है। पान वाला कैसा था, एक काला मोटा, ठीक है, काला और मोटा था, हंसमुख था, खुशमिजाज था, आदमी था। वो हमेशा पान खाए रहते, यानी कि ठूस ठूस के क्या भरता था, वो पान खाया रहता था। वो चश्मा वाला तथा उसकी देशभक्ति का हमेशा मजाक उड़ाया, यानी कि चश्मा वाला यानी कि कैप्टन का जो है वो हमेशा मजाक उड़ाता था। पान वाला हमेशा क्या कर, चश्मे वाले को हलदार साहब के सामने देशभक्ति नहीं मानते थे। यानी जो हलदार साहब वहाँ से होकर गुजरते थे उसके वहाँ पर रुकते थे, पान खाते थे, तो वो हलदार साहब के सामने क्या देशभक्त कभी भी जाहिर नहीं करता था। ठीक है, वो देशभक्त नहीं मानता था। नेताजी का बार बार चश्मा लगाने के कारण भी उसे पागल मानता था, यानी कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो चश्मे लगाता था जिसके कारण उसे क्या और भी पागल मानता था। कौन, पान वाला मानता था। किसको, कैप्टन को मानता था, यानी कि चश्मे वाले को। वो तो केवल उसका ऊपरी रूप देखकर उसे एक लंगड़ा इंसान मानता, यानी कि जो उसका एक क्या था, टांग सही नहीं था, वो लंगड़ा था, जिसके कारण उसे क्या एक मतलब ऊपर से बनावट को देखकर क्या मानता था, वो लंगड़ा था। कितना देशभक्त है उसके अंदर वो नहीं देखता था। ऊपरी बनावट, जो इंसान की ऊपरी बनावट होता है उसको देखकर क्या मानता था, वो लंगड़ा मानता था। उसके मन में चश्मे वाले के आंतरिक देशभक्ति के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं था। ठीक है, उसके अंदर क्या कोई चश्मे वाले के प्रति कोई देशभक्ति का सम्मान का ये उसके अंदर दिखता ही नहीं था कि कैसा है, कि वो देशभक्ति है, कि सम्मान का भाव नहीं था एकदम। मतलब उसके अंदर चश्मे वाले के प्रति कोई देशभक्ति का प्रेम दिखाई नहीं देता था। ठीक है, नेक्स्ट है कन्यादान। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। यह जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना सारे के सारे आपको पढ़ लेना है, ताकि आपको जो समझ लेना है साथ ही पढ़ लेना है, तो अपनी भाषा में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है माँ ने अपनी बेटी से कहा कि अपनी सुंदरता और प्रशंसा पर कभी ज़्यादा खुश ना होना। यानी कि माँ कह रहा है कि बेटी से क्या बोल रहा है कि अपनी सुंदरता, जो सुंदर है तुम, और सुंदरता की कभी प्रशंसा नहीं करना, खुद की क्या करना, खुद के प्रशंसा कभी नहीं करना। ठीक है, उसने बेटी को कहा कि घर के सारे कार्य करना, जो ससुराल जाएगी, जब मतलब बेटी से कह रहा है कि माँ जब ससुराल जाएगी तो घर के सारे कार्य करना, लेकिन अत्याचार कभी सहना नहीं। ठीक है, कपड़ों और गहनों का आकर्षण, अपनी आज़ादी ना बेचना, यानी कि जो तुम्हारे जो आज़ादी है कपड़ों और गहनों के देखकर कभी तुम अपनी आज़ादी को नहीं बेचना। अंत में माँ कहती है कि अपनी सरलता और भोलेपन का इस रूप में प्रकट नहीं करना कि अपनी जो भोलेपन है तुम्हारे अंदर, वो सरलता जो है, तुम इतनी क्या है सरलता हो और भोलेपन,
क्या सुशील सरल जो होते हैं वो भोलेपन हो, ठीक है, तुम इसको कभी भी प्रकट नहीं करना। लेकिन क्योंकि यदि तुम प्रकट करते हो तो तुम्हारे लोग नाजायज फायदा उठाएंगे। यानी कि माँ कहती है बेटी से, क्योंकि माँ जो है वो सब कुछ सह चुकी है, मतलब वो जानती है उनको क्या है, इसीलिए अपनी बेटी को क्या समझा रहा है कि तुम कभी भी अपने आप की प्रशंसा नहीं करना, ठीक है, सुंदरता की। कभी क्या बोल रहा है कि अत्याचार नहीं सहना, कपड़े और गहनों को आकर्षण में अपनी आज़ादी ना बेचना। अंत में माँ कहती है कि अपनी सरलता और भोलेपन जो है कि नहीं, क्या नहीं करना, प्रकट नहीं करना, क्योंकि लोग तुम्हारी यदि प्रकट करोगे भोलेपन को तो तुम्हारे लोग नाजायज फायदा उठाएंगे। ठीक, यानी कि समझ गए होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। नेक्स्ट है कि 7 नंबर, माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। यानी कि माता का आंचल में आपको प्रसंगों मतलब एपिसोड मतलब उसमें जो पार्ट कुछ लाइनें हैं जो आपको अच्छा लगा है उसको लिखने बोला है। तो ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा बन रहा है, नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड करते हैं 5 नंबर वाला जितना भी है। ठीक है, देखिए सारे के सारे देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, जितना भी है ये सारे सब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपको देखना है और समझते हुए पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।